आज हम मिडिल स्कूल टीचर एमपी वाले के एलिजिबिलिटी टेस्ट में 25 फेब का फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3C कोष्टक में a + b एक है। ये किस तरह की फॉर्म है, हमें इसे फाइंड करना है। क्या ये बीजगणितीय समीकरण है? नहीं। एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है या त्रिपदी बहुपद है? हम जानते हैं कि इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3AC + 3CB। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि इसमें दो पद हैं, एक तो 3AC वाला और एक 3CD वाला, यानी एक द्विपदीय बहुपद है। तो हम देख लेते हैं, ये एक पदी नहीं होगा, द्विपदी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अक्ष से एक बिंदु P की लंबवत दूरी 8 इकाई है, जैसे ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर बिंदु P है, इसकी लंबवत दूरी 8 इकाई है, यानी इसकी जो लंबाई है ये है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। ठीक है। और क्या रखा है आगे कि लंब का पार एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है। तो ये एक्स अक्ष की जो ऋणात्मक दिशा है इस पर ये स्थित है, तो बिंदु P में है। क्या है कि कोटि 8 है या भुज 8 अथवा -8 है, भुज 8 है या भुज -8 है। तो डायग्रामेटिकली एक्स अक्ष से एक बिंदु P की लंबवत दूरी 8 इकाई है और लंब का पाद एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है, तो बिंदु P में है। डायग्रामेटिकली हम इसको देख सकते हैं, P बिंदु से लंबवत दूरी 8 इकाई हमें दे रखी है, जो कि y यानी कोटि है इसकी, तो कोटि बराबर 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक लंब वर्तुल शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें गिवन है, 12,320 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी आधार की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, तो इसकी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr। ये हमें दे रखा है 12,320। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 56 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। पहले यहाँ से हम इसकी L फाइंड कर लेते हैं, 22/7 × 56 × L 320। इस तरीके से हम इसकी L फाइंड करेंगे तो इसकी L आ जाती है 56। सोल्व करेंगे तो इसकी L आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। अब हमारे पास R भी है और L भी है, तो हम H फाइंड कर सकते हैं क्या। देखिए ये होता है शंकु, ये होता है इसका H, ये होता है इसका L और ये होता है इसका R। तो इसका फॉर्मूला होता है L² = R² + H²। तो L² की वैल्यू हमारे पास 70 है, लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 56 है, लिख देते हैं, और H²। तो हमें H की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हो जाएगा 4900 - 3136 बराबर आ जाएगा 1764, जो कि इक्वल है H² के। हमें वैल्यू फाइंड करनी है H की, तो इसके H की वैल्यू 1764 का वर्ग होता है 42 सेंटीमीटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या में क्या क्या डिजिट आते हैं। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या में 1 आता है, पर 1 से पहले कोई डिजिट नहीं आता, तो इसका आंसर 2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 1 से पहले प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या नहीं आती, तो इसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या होती नहीं है 1 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। ज्ञान तो हम संज्ञानात्मक में पढ़ते हैं, विश्लेषणात्मक भी पढ़ते हैं, समझ जिसको अवबोध कहते हैं वो भी हम संज्ञानात्मक ब्लूम के जो उद्देश्य हैं उसमें पढ़ते हैं, परंतु मनोवृत्ति हम नहीं पढ़ते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समपंचभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर हमें गिवन है, इसकी भुजा की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो समपंचभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 5 है,
इक्वल्स टू 45 हमें गिवन है, तो इसकी भुजा की लंबाई हमें फाइंड करनी है, तो 45/5 तो 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि p इक्वल्स टू -2, q इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, हम p, q और z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखते हैं, p की वैल्यू रखनी है -2 की पावर z यानी 2, प्लस q की वैल्यू 3 है तो की पावर q हुई तो 3, माइनस z2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय p बाई z यानी -2/2 प्लस p इंटू क्यू यानी -6। फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आ जाएंगे और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन सोल्व होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको सोल्व करने पर 4 + 27 - 32। 2 की पावर 5 32 होता है, ये 27 होता है और ये 4 होता है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -1 -7 12 तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 6 गया 6। और इस तरीके से अगर p बाई z करेंगे तो -1 इस तरीके से 8 बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -1/8। ऑप्शंस में -1/5 दे रखा है जो कि रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा -1/8। क्योंकि इसको हम सोल्व करेंगे, सॉरी -1/5 ही आएगा, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 6 बन जाएगा और -1 कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा -1/5। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक इक्वेशन गिवन है x² - 5 + 6, x² - 7x + 12 और x² - 6x + 8। अगर हम इसके फ्रैक्शंस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शंस आ जाएंगे, उससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये द्विघात समीकरण बन रही है फर्स्ट वाली, तो इसके हम करेंगे तो x - 3 और x + 2। देखिए, इसको डायरेक्टली अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि जैसे 6 है तो 6 के 2 गुणनखंड करते हैं तो एक तो 3 होता है, एक 2 होता है। अब हम साइन पॉजिटिव का लें या नेगेटिव का लें तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है, इसको एक सोल्व करने का तरीका होता है कि b की वैल्यू देखते हैं। अगर b की वैल्यू माइनस है तो वो तो हमेशा ही चेंजेबल होगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी ये भी रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 3 और 2 हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब ये तो हम रखनी, इसे x की वैल्यू हो जाएगी 3 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अगर इसको हम इसमें रखते हैं तो इस तरह से वैल्यू x - 3, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये -3 का बन जाएगा, और 2 को लाते हैं तो ये -2 बन जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं b की वैल्यू किस फॉर्म में है उसको देख के। अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और c का डिजिट वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो 3 और 2 यानी x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसको इधर लाएंगे तो x की वैल्यू -3 और x -2 डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस तो एक अलग चीज़ होगी। इसी तरह से इसको भी देख सकते हैं कि 4 और 3 दो इसके फ्रैक्शंस हो गए। चूँकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो हमें यहाँ कौन सी वैल्यू लेनी है, x1 की वैल्यू इसके लिए कौन सी लेंगे, x1 के लिए लेंगे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव में रहेगी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी x - 4 और x - 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब 8 है तो 4 और 2 ये दो वैल्यूज हो गई इसकी। ठीक है, अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू x - 4 और x - 2 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर इसके एलसीएम लेंगे तो x - 4 प्लस x - 2 -2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 4 x - 3 और x - 2। सोल्व करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत है PQRS के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यदि P और Q की वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री,
तो हमें ORS इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयत के चारों जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, यानी ये पूरा भी 90 डिग्री का है, ये पूरा 90 डिग्री का है, ये पूरा भी 90 डिग्री का और ये पूरा भी 90 डिग्री का है। अब क्या करें, चारों कोण उसके समान हो जाते हैं, आयत के जो चारों कोण हैं वो समान हो जाएंगे। तो ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण ओ, कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। कोण ओ की वैल्यू तो हो गई 130 डिग्री, जबकि दोनों कोण बराबर है तो इनकी वैल्यू हो गई 2x प्लस 130 बराबर 180। और ये निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री, तो इसकी भी 25 हो जाएगी और इसकी भी 25 हो जाएगी, तो ORS की वैल्यू भी 25 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री वाले कोण के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसके एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन थी कि इसकी जो पाई की वैल्यू है हम 3.14 रखें। ठीक है, ये हो जाएगा 3.14 और रेडियस है 10 × 10, थीटा है 60 अपॉन में 360, तो ये तो 6 बार डिविजिबल हो गया। आगे सोल्व करते हैं तो ये ए की जो वैल्यू आ जाएगी 314 अपॉन 6, काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे का 10, 2 7 14 और 2 तिया 6, 157/3 सेंटीमीटर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं हमें, एक दे रखा है PQR और एक दे रखा है DEF। तो Q और D दोनों 30-30 डिग्री के हैं, समकोण त्रिभुज है यानी ये तो 90-90 का हो गया दोनों, और Q और D अब दे रखा है QP और DE, QP और DE ये दोनों बराबर हैं। सबसे पहले तो Q P, तो इसी तरीके से हम इसको भी D और E ले लेते हैं, QP और DE, और रिमेनिंग ये F हो गया, सॉरी ये R हो गया और ये F हो गया। ठीक है, अब Q की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री और D की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और QP और DE दोनों बराबर हैं। तो त्रिभुज की सर्वांग समता हम किस किस त्रिभुज में देखते हैं, तो PQR और EDF। अब देख लीजिए, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, इसका मतलब बीच में इसमें Q आएगा और इसमें बीच में D आएगा। ठीक है, चूंकि ये भुजा बराबर है यानी ED और PQ दोनों बराबर हैं, तो ED तो ये तो ED आ जाएगा और ये PQ आ जाएगा। अब रिमेनिंग क्या रहा, ये R हो गया और ये F हो गया, यानी ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी PQR और EDF कहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4th ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है PQR, ये हमने PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, जिसमें PQ और PR ये दोनों बराबर हैं। शीर्ष लंबों RF और QG को शीर्ष RQ से भुजा PQ और PR नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड, थोड़ा बेकार गया। तो RF और QG को शीर्ष R और Q से भुजा PQ और PR तक खींचा जाता है। तो देखिए यहाँ से खींच लेते हैं हम, R से खींचा जा रहा है F की तरफ और Q से खींचा जा रहा है G की तरफ, और ये दे रखा है R से जो F की तरफ है वो है 3 सेंटीमीटर का, और Q से जो और आधार QR जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना है GR की वैल्यू, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों इक्वल आ जाएगा। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो QR²
इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर प्लस एफ क्यू स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये 3 है, ये 5 है, तो डेफिनेटली ये 4 हो जाएगा। ये एक पाइथागोरस प्रमेय से हम सोल्व कर लेते हैं। ये 5 है तो ऑब्वियसली कर्ण है, ये 5 है, 3 है, तो हम ट्रिपलेट्स जानते हैं, 5 3 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये 5 है, 3 है, तो डेफिनेटली ये 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो जाएगा तो जो एफ क्यू है वो जी आर के बराबर है, एफ क्यू इक्वल्स टू जी आर। तो हमें जी आर की वैल्यू पूछी थी, तो जी आर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी की एक माध्यिका है एडी, ये एबीसी त्रिभुज है। इसकी एक माध्यिका है एडी, ठीक है, और एडी का जो मध्य बिंदु है ये है एम। बी एम डी का क्षेत्रफल, बी एम डी यानी इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है हमें वो 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। यानी देखिए इसको कि अगर इसको इस तरीके से कर लें और उसको इस तरीके से कर लें तो एक तरीके से ये इसका 1/4 पार्ट हो जाएगा, इस पूरे त्रिभुज का 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो हमें एबीसी का क्षेत्रफल जो फाइंड करना है, तो बीएमडी का जो एबीसी जो क्षेत्रफल है, जैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो 4 टाइम्स ऑफ त्रिभुज बीएमडी हो जाएगा। तो फाइंड कर लेंगे 4 इंटू 2.5 25 चौक 100 यानी 10 सेंटीमीटर जो है वो ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो कहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, ये बी सी का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अणु की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 है, यानी सब नेक्स्ट में दे रखा है यदि अणु की आयु 12 वर्ष है, अणु की आयु 12 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु होगी 36 वर्ष। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये है अणु और ये है उसकी। अब 2 ट्रेनें हैं, T1 और T2 की लंबाई क्रमशः हमें दे रखी है 620 और 480 मीटर की। अब मालगाड़ी T3 की लंबाई ट्रेन T1 और T2 के योग का 2 गुना है, यानी 1000 और ये 1100, यानी उसकी जो लंबाई है वो है 2200 मीटर की। ठीक है, ये किसकी है, ये होगी T3 की, क्योंकि T1 की तो कितनी है 620 और T2 की कितनी है 480। ठीक है। अब यदि इसकी गति 20 मीटर पर सेकंड है ना, इसकी गति कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो T3 द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट को पार करने के लिए आवश्यक समय, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब ये दूरी तो हमें 2200 गिवन है और इसकी चाल हमें 20 पता है, तो दूरी बटे 20 कर देंगे, यानी दूरी हमें कितनी गिवन है 2200 और चाल हमें पता है 20, तो उसका समय आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 सेकंड समय। ठीक है। अब यहाँ किस फॉर्म में लिखा हुआ है हम जानते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 50, तो 60 जो सेकंड है उसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट 50 सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों को इक्वल कर रखा है, तो x और y के मान हमें फाइंड करने हैं। तो 2 इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं, फिर 2 इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। पहले तो हम 2 पद ले लेते हैं, जैसे इन दोनों को ले लिया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 9x माइनस 3y माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3x और प्लस का 5y और ये हो जाएगा प्लस का 7। इस इक्वेशन से हमें ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसी तरह से लास्ट के दोनों पदों को भी सोल्व कर सकते हैं हम। तो लास्ट के दोनों पदों को सोल्व करने पर हमारी क्या इक्वेशन बनती है,
ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और लास्ट के दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12x माइनस 4y माइनस का 4, ये हो जाएगा 2x प्लस का 6y और प्लस का 2। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये होगी फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं कि 10x माइनस 10y इक्वल्स टू में 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब फर्स्ट व सेकंड से तो हम दोनों से सोल्व करके देखते हैं कि x की वैल्यू होती है -2 और y की वैल्यू प्राप्त होती है हमें -13/5। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इस तरह से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ किस ऑप्शन में है ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद है के शून्यक हैं, यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो हमें k का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि वो क्या क्या बनेंगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास बन रही है -b/a होता है, यानी इसके लिए बनेगी 5/1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1। तो इस तरीके से 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी अल्फा की वैल्यू तो बन गई 3। जब अल्फा की वैल्यू बन गई 3 तो बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, बीटा की वैल्यू बन जाएगी 2। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू, k का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। यहाँ पर हो गया 6 k/1, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू बन जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलेख शीट पर 4 आकृतियां अंकित की गई, जैसा कि निम्नलिखित इसमें दर्शाया गया है। सबसे बड़े क्षेत्र की आकृति हमें फाइंड करनी है। तो इसको इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। सबके वर्ग का क्षेत्रफल फर्स्ट में देखेंगे, अगर हम फर्स्ट आकृति में देख रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम 5 × 1 प्लस ये हमारे ये वर्ग का क्षेत्रफल है। अब सेकंड वाला आधा भरा हुआ है तो ये 7/2 प्लस फोर्थ वाला आधे से अधिक भरा हुआ है, यानी +4 × 1 प्लस 9 × 0 जो आधे से कम भरा हुआ है, बराबर आ जाएगा 5। प्लस अब इसमें देखिए ये आधे से अधिक भरा हुआ है और ये आधे से कम भरा हुआ है, तो इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो 5 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 0, इसको ऐड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। इसका 12.5 आया। इस तरह से सेकंड आकृति को हम भी देख लेंगे हम, ये 8 × 1 हो जाएगा, फिर ये 4 × 1 हो जाएगा और ये 7 × 0 हो जाएगा। तो इन सब का टोटल आ जाएगा, यहाँ पर 12 लिख देते हैं, यहाँ पर 12.5 बन गया ये। और इसको देख लेते हैं हम, तो ये तो 6 कम्प्लीटली 6 × 1 हो जाएगा, ये 2 × 1/2 हो जाएगा क्योंकि हाफ फिल्ड है और यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो इन सब का जो टोटल आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। फिर इसको देख लेते हैं, ये 4 × 1 हो गया, ये 5/2 यानी 2.5 हो गया और ये 8 × फिर 1 हो गया। इन सब का एडिशन करेंगे तो ये 14.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी आकृति का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगर हम सबको देखें तो ये 14.5 जो फोर्थ आकृति है इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा कौन से क्षेत्र का माना जाएगा, आंकड़ा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक इक्वेशन दे रखी है जिसका एक घटक दे रखा है हमें, तो k का मान फाइंड करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, इससे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी x की वैल्यू इससे 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5k, ये +6 = 0, तो ये हो जाएगा 3, तो -11 + 6 तो -5 + 5k = 0, तो k = 1, k = 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्या में फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर इन सब में अगर हम 6 जोड़ते जाएं
तो हमारी संख्या बन रही है। इसमें 6 जोड़ा तो -1 बन गया, फिर इसमें 6 जोड़ा तो ये 5 बन गया, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा, और फिर 6 जोड़ेंगे तो 17 बन जाएगा। तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98,701 की पूर्ववर्ती संख्या और 9871 यानी 9871 की परवर्ती संख्या के बीच अंतर फाइंड करना है। यानी इसकी तो पूर्व होनी चाहिए और उसकी आगे वाली होनी चाहिए। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये तो बन जाएगा 98,700 और माइनस करना है 9872। सोल्व करेंगे इसको तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 882828। 5 मिल रहा है, ये आंसर क्या है। अब 10, 20 और 30 का ये फाइंड करना है महत्तम समापवर्तक। तो देखो इसको 5 दूनी 10 कह सकते हैं 10 को, इसको 5 दूनी 10 यानी 20 कह सकते हैं, 5 × 3 × 2 इसको 30 कह सकते हैं। इन सब में 5 × 2 कॉमन है यानी 10 इसका मस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवश्रेणीयन यानी स्केल डाउन शिक्षण संघर्ष किस रूप में जाना जाता है। स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इज नोन एज। स्केल डाउन ये होता है माइक्रो टीचिंग फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सिद्ध विशिष्ट से विशिष्ट की अवधारणाएं हैं। स्वयं सिद्ध विशिष्ट से किसकी अवधारणा में आती है। जो स्वयं सिद्ध होती है ये आती है ज्यामितीय अवधारणाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिथम द न्यूमेरो इंडोरम किसके द्वारा अरब अंकगणित पर एक कृति थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल ख्वारिज़मी। ये राइट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 साल के बच्चे की क्षमता जो भोजन का उपयोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच में अंतर करने में सक्षम है, तो क्या है निम्न में से। संकेतन की समझ, संख्या की समझ, संकेतन की पहचान, यह सहज संख्या बोध। तो डेफिनेटली उसमें सहज संख्या का बोध हो चुका है, इसलिए ही वो इसमें अंतर कर पाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा सहज संख्या बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। तो देखिए एक ये आयत है, अब इसके आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिला लेते हैं तो एक समचतुर्भुज बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लड़कों का माध्य वजन हमें दे रखा है 45 किलोग्राम, 6 का वजन है 53, 45, 40, 37, 42 और 50। तो 7वें लड़के का वजन हमें फाइंड करना है। यानी इन सब का एडिशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो 53 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 1, ये 7वें लड़के का होगा। डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 45। इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इन सब का एडिशन 315, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 315 और इन सब का एडिशन हो जाएगा 267 प्लस x। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 48, यानी 7वें लड़के का वजन कितना होगा 48 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2x माइनस 8 और डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2x की घात होगी। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 2x माइनस 8 और अगर 8 माइनस 2x को रिवर्स कर दें यानी माइनस कॉमन ले लें तो ये भी 2x माइनस 8 हो जाएगा। यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, परंतु घात हम देखते हैं x के रूप में। यानी x जो एक चर राशि है, देखिए ये 1 तो एक कांस्टेंट है जबकि x वेरिएबल होता है। तो इस जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की पावर कितनी है वही उसकी घात मानी जाती है। अधिकतम जो घात होगी वही उसकी घात होगी। अब 1 को x0 लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। यानी -1 को -1 x की पावर 0 भी लिखा जा सकता है। तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया कौन सी होती है। वर्गीकरण, तुलना, विभेदन या सूचीकरण। तो हमें समुच्चय के उदाहरण देने हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखिक समीकरण 2x + 5y = 10 ग्राफ एक रेखा है जो बिंदु पर
एक्स अक्ष से मिलता है, तो एक अक्ष से मिलता है तो उसमें y इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेफिनेटली अब y यहाँ पर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, राइट आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकृत करने के लिए किस गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। अब 19 इंटू 30, इससे पहले वाली जो 24 शिफ्ट का सेकंड पार्ट था या फर्स्ट पार्ट था, हम उसमें इन सारे गुणधर्मों को पढ़ चुके हैं, चाहे क्रम विनिमय हो, चाहे वितरणात्मक हो, चाहे साहचर्य गुणधर्म हो। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 19 इंटू 10 प्लस 3। तो ये एक वितरण का रूल होता है, जिसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, तो ये हो जाता है 190 प्लस 57। तो ये बिल्कुल राइट फॉर्म हो रहा है इसका, ये रूल तो होता है वितरण का रूल। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें, एडिशन फॉर्म में है, इसको इसके साथ भी ऐड कर दिया, इसको इसके साथ भी ऐड कर दिया, तो ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम सहचारी गुणधर्म। तो देख लेते हैं इसमें किसमें से सेट हो रहा है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारा सेट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो रूल है वो तो वितरण का रूल देखा था हमने। देखिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस C, ये होता है वितरण रूल। इसको हम लिखते हैं A क्रॉस C प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, एक फॉर्म ये होती है। जबकि सहचारी में होता है A प्लस B प्लस C, इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B कोष्टक में C, ये होता है हमारा सहचारी। तो दोनों रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं, फर्स्ट तो वितरण फॉलो कर रहा है, सेकंड सहचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 9 बराबर 12 के हल का चयन करना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन के पास 210 मीटर लंबा और 165 मीटर चौड़ा एक आयताकार तालाब है, यानी इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप भी फाइंड कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल। देखिए आगे क्या रिक्वायरमेंट लग रही है, वह 10 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्सी के 2 घेरों से इसमें बाड़ लगाना जाता है। तो डेफिनेटली परिमाप की बात हो रही है, क्योंकि हम पूरे परिमाप में ही बाड़ लगाएंगे। बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, तो देखो सबसे पहले तो हम एक घेरा बना लेते हैं, यानी एक बार परिमाप इसका निकाल लेते हैं तो एक घेरा बन जाएगा, और फिर दूसरी बार उसको अगर ट्वाइस कर देते हैं तो 2 घेरे बन जाएंगे, और 10 मीटर प्रति की दर से लगाना है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करने पर हम लागत फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। इसका तो सबसे पहले आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप होता है 2l प्लस b, तो 2l प्लस b करेंगे 200, 300, 365 और 375, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 750। अब हमें एक घेरा नहीं 2 घेरे लगाने हैं, यानी इसका ट्वाइस कर देते हैं 2 घेरों के लिए, 750 इंटू 2, ये हो जाएगा 1500, ये दूसरा घेरा हो गया। अब 10 रुपए की दर से बाड़ लगानी है तो 1500 इंटू 10, 10 रुपए की दर, ये आ जाएगा आंसर 15,000 रुपए लगेंगे। ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, यदि y अक्ष से एक बिंदु की लंबवत दूरी देखनी है, ये y अक्ष है, ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष, तो इसकी लंबवत दूरी 4 इकाई है। ये जो है हमारी इसकी लंबवत दूरी जो है वो 4 इकाई है। तो बिंदु है, तो बिंदु या तो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी लंबवत दूरी है, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव 4 होगा। तो कौन सा कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके, x निर्देशांक 4 अथवा -4, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 हमें दे रखे हैं डिजिट्स और एक रेखीय समीकरण x और y में हल है, तो हमें इसकी समीकरण निकालनी है। देखिए हम पॉइंट्स रखते जाएंगे और पॉइंट्स रखते जाते हैं, तो हमारा अगर वो पॉइंट्स रखने पर बायां और दायां पक्ष दोनों इक्वल आ जाता है तो डेफिनेटली वो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसमें देखते हैं, तो फर्स्ट वाला जो विकल्प देखते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 3, अब इसमें -3 6 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -3, तो -3 तो -6, फिर बायां और दायां दोनों सेटिस्फाई नहीं करे तो होगा ही नहीं। फिर इसमें -3 6 रख लेते हैं,
तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और -3 + 3 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर इसमें रख लेते हैं -3 + 6 = 3, तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये वाली समीकरण हो जाएगी। एक पॉइंट रखने से ही हम सारा पता लगा सकते हैं, चाहे स्पॉट में भी रख के देख लीजिए आप। y = 6 हो गया, 2 × -3 रख लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसमें बाया पक्ष और दाया पक्ष, ये y की वैल्यू है 6 और 2x रख लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो बाया पक्ष और दाया पक्ष समान हो जाएगा, तो ये x + y = 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु समीकरण 0-3 पर अगर, लेकिन इसमें 0, ये फर्स्ट वाली तो सेटिस्फाई कर रही है, अगर हम इसमें 0-3 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसलिए सारी, अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो तो सारी इक्वेशन रख के हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं, राइट आंसर जो बनेगा वो सेटिस्फाई सबसे करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, इसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। तो देखिए इस तरह से हमें निकालना आता है 1/2 2 0 5 0 5 2 2 0। एक बार इस डायरेक्शन में सोल्व करेंगे तो ये होने का 2 + 10 + 0 -0 0 एंड 4, 10 - 4 6 और 1/2 बाहर चल रहा है तो ये बन जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है। सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, जो स्थित नहीं होगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये है -1 यानी -2 और 0 रख लेंगे तो -2 = -2, तो ये तो सेटिस्फाई है। फिर इसको देख लेते हैं तो -22 = -20 -2, ये भी सेटिस्फाई है। ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -10 -2, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -10 और -2, तो ये -12 बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 आ रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण शैली नहीं है। चिल्लाना, प्रदर्शन, जांच, अन्वेषण। देखिए सिंपल से बात है, चिल्लाना कोई शिक्षण शैली के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुपद के संबंध में असत्य है। देखते रहते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसे सबसे पहले छोटे वाले स्टेटमेंट से सेटिस्फाई होना आवश्यक रहता है, तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। घात 3 के साथ एक बहुपद में अधिकतम घात 3 शून्य हो सकते हैं, राइट बात है। घात 2 के साथ अधिकतम 2 घात हो सकती है, बिल्कुल राइट बात है। समीकरण का ग्राफ एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो समीकरण में 2 शून्य यानी 2 मूल हो गए, बिल्कुल राइट बात है। तो डेफिनेटली ये फोर्थ वाला ही, ये फर्स्ट वाला जो है वही असत्य होगा। इसमें ये कह रखा है कि px = gx qx + rx, rx का घात ग्रेटर देन gx का घात होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुज भुजांक के नाम से किस जाना जाता है। तो ऑब्वियसली एक्स अक्ष को हम भुज भुजांक के नाम से जानते हैं और y को कोटि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विश्लेषणात्मक ज्यामिति, स्थानीय ज्यामिति, बीजगणित और अंकगणित। देखिए कल्पना और रेखांकन ये स्थानीय ज्यामिति से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक रबड़ की ट्यूब की लंबाई हमें दे रखी है, 2 छोर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो यह वृत्त बन जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। देखिए रबड़ की ट्यूब की लंबाई 44 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डेफिनेटली जो वृत्त बनाया गया यानी वृत्त का परिमाप और रबड़ की ट्यूब की लंबाई समान होगी, यानी 2πr = 44 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 × 22/7 × r, तो ये हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास 7 आ गई और वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो 22/7 πr² होता है। 22/7 × 7 × 7, तो इस तरीके से 154 सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाता है। दो अंकी संख्या का अंकों का योग 5 है, यानी कोई संख्या देख ली हमने 10x + y है, ठीक है। अब इनकी जो अंकों का योग है वो 5 है, यानी x + 5 = y = 5 दे रखा है इक्वेशन नंबर 1। यदि संख्या में से 9 घटाया जाता है, यानी 10x + y 10x + y संख्या में से 9 को घटाया जाता है तो संख्या के अंक परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, तो 10y + x बन जाता है। इस संख्या को सोल्व कर लेते हैं, तो 10x - x हो जाएगा 9x और y - 10y हो जाएगा -9y = 9।
इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड से हम सोल्व करते हैं तो 2x इक्वल्स टू 6 बन जाता है। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू हो जाएगी 3। जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो जाएगा हम तो संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए संख्या तो बन गई 32, यहाँ पर रख के देख लेते हैं। ये संख्या बन गई 30 प्लस 2 बराबर 32। तो संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, संख्या के इकाई का अंक हो जाएगा 2। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r इक्वल्स टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो r की वैल्यू, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। तो गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे। देखिए कथन होते हैं सबके। तो ये कथन कहा था प्लेटो ने कि जिस व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं वो कृपया मेरे कक्ष में, मेरे क्लासरूम में प्रवेश न करे। नेक्स्ट है चाप विकर्ण से कम और चाप विकर्ण से अधिक के प्रतिशत बिंदु की भुज। इसका आंसर माध्यिका होता है। ये जो भुज होती है इस तरह से, ये कम वाली होती है, अधिक वाली होती है, दोनों का जो प्रतिशत बिंदु होता है वो माध्यिका होती है। अब इसमें से विषम चुनना है। देखिए ये सब तो संक्रिया होती है परंतु ये नहीं होती। ये जीरो जो होती है ये सब तो असीमिकाएं होती है। ये असीमिका होती है, ये भी असीमिका होती है और ये भी असीमिका होती है, परंतु ये एक संख्या है, विशिष्ट संख्या है। तो इसलिए ये इसमें से विषम हो जाएगा क्योंकि ये भी असमीका है, ये भी असमीका है और ये भी असमीका है। अंकगणित का जो सामान्यीकरण है ये क्या कहलाता है, अंकगणित का सामान्यीकरण बीजगणित कहलाता है। दो चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं। दो चरों के एकल रैखिक समीकरण है तो उसका जो हल होगा वो अनंत होगा। एकल रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो हमेशा अनंत होते हैं। कोई भी व्यक्ति ज्यामिति से अपरिचित तो यहाँ प्रवेश न करे। तो ये प्लेटोनिक स्कूल था क्योंकि प्लेटो ने ही कहा था कि वो यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता जिसको गणित का ज्ञान न हो और वैसे ज्यामिति का ज्ञान न हो तो वो यहाँ प्रवेश न करे। निम्न में से किसी अपरिभाषित पद माना जाता है कि चतुर्भुज में भुजा आती है, वृत्त में भुजा आती है और बाह्य संख्या में भुजा आती है, पर बिंदु में परिभाषित करने जैसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए अपरिभाषित पद जो होता है वो बिंदु कहा जाता है। लीलावती के लेखक कौन थे, तो लीलावती के जो लेखक थे वो भास्कराचार्य जी थे। हमें दो बिंदु दे रखे हैं तो क्यू के पी की कोटि का भुज क्या है। तो देखिए क्यू के पी की कोटि का पी का भुज माइनस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकन लग रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि P का जो भुज है माइनस Q की कोटि, ये इस तरीके से करना है हमें। P का जो भुज है माइनस Q की कोटि, तो P का भुज कौन सा है 3 और Q की कोटि है -6, तो ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन कैंसिल हुआ था क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक दे रखी थी, बाकी क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था। ये एक क्वेश्चन दे रखा है PQR में कोण P 90 डिग्री का है और जो PR का मध्य बिंदु जो है वो x है, तो QR स्क्वायर माइनस QX स्क्वायर का मान हमें फाइंड करना है। सबसे पहले PQR बना लेते हैं। ये बनेगा P, ये बनेगा Q और ये बनेगा R। अब Q से हम PR का जो मध्य बिंदु है वो है हमारे पास x। पहले ये जो पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं त्रिभुज PQR में। PQR में सोल्व करेंगे तो जो QR का स्क्वायर है वो PR स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर जो PQX है, फिर एक त्रिभुज लेते हैं PQX, इस त्रिभुज में देख लेते हैं। तो इस त्रिभुज में देख लेते हैं तो QX स्क्वायर इक्वल्स टू PX स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 2 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो QR स्क्वायर माइनस QX स्क्वायर इक्वल्स टू
पी आर स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पी आर बराबर 2px है, प्राइस ऑफ पी एक्स है। इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो पूछा है हमसे, क्या पूछा है, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3px स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन भी कैंसिल हुआ था, बाकी इस तरीके से हम इसका सोल्व कर सकते हैं। 3 मीटर 6 सेंटीमीटर है, तो आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो 300 सेंटीमीटर 300 प्लस 6, तो ये 306 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक आदमी की धनराशि का 1/3 हार जाता है, फिर 10 रुपये जीतता है। उसके बाद जितना उसका 1/3 है हार जाता है और 20 रुपये जीतता है। अब उसके पास उतनी ही धनराशि जितनी आरंभ में थी, तो उसके पास मूल धनराशि कितनी है। देखिए ये एक बेसिक से करेंगे हम तो बहुत लंबा जाएगा। इसका अगर ऑप्शन से लें, अगर हम इसका 48 ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें सबसे हायर नहीं चूज करना चाहिए और सबसे लोअर भी चूज नहीं करना चाहिए अगर हम ऑप्शन से चल रहे हैं। तो मिडिल में से या तो 24 बनता है या 48 बनता है, तो जो हायर फॉर्म है हम पहले वो देख लेते हैं। तो 48 देख लेते हैं कि 48 सोल्व हो जाएगा। एक आदमी की धनराशि का 1/3 हार जाता है, यानी 48 का 1/3 यानी 3 16, यानी इसमें से जो 16 है वो हार जाता है, 16 हार जाता है और फिर 10 रुपये जीतता है। यानी 48 में 16 माइनस कर देंगे, यानी दोनों का एडिशन करेंगे तो ये -6, यानी फिर 42 रुपये उसके पास रह जाते हैं। उसके बाद इसका भी 1/3 वो हार जाता है, यानी 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 चौक 12, 14 हार जाता है, फिर 20 रुपये जीतता है, यानी फिर +6 करेंगे तो फिर 48 आ जाएगा। यानी उसके पास उतनी धनराशि जितनी आरंभ में थी, उसके पास मूल धनराशि कितनी थी। अब उसके पास कितनी धनराशि हो गई 48, और एक्चुअल में भी हम 48 ही लेके चले थे, तो इस तरह से ये सेटिस्फाई हो गया। चाहे तो हम चॉइस से भी कर सकते थे, पर आंसर नहीं आता, क्योंकि तीनों आठों चॉइस 1 हार जाता, फिर जो 8 बनता, 8 + 10 तो ये हो जाता 2, तो ये हो जाता 26। इस तरह से 26 बाय फिर अगेन 3 करते तो डिवाइड ही नहीं होता, तो सॉल्व ही नहीं हो पाता, इससे 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं, सबसे छोटे और बड़े कोण के बीच का अंतर फाइंड करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 2x + 3x + 4x = 180, तो ये हो जाएगा 9x = 180। तो x हो जाएगा 20 डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 80 डिग्री बड़ा, और सबसे छोटा कोण हो जाएगा 40। दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 40 डिग्री बड़ा माइनस छोटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 1 - 2 = 40 डिग्री। सम षटभुज की भुजा हमें दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए हम सम षटभुज किस तरीके से बनता है, लगभग ये इस तरीके से बनता होगा, इस तरह से इसमें 6 भुजाएं बना देती होंगी। तो हम जानते हैं, तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं हम, तो किसी को भी नहीं जानते। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब भुजाएं कितनी है, 6 हैं, तो समबाहु त्रिभुज में अगर 6 सम षटभुज की भुजाएं कितनी होंगी, 6, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 × 6 और 2 दूनी 4, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन चुका है, सम षटभुज का एरिया।